Welcome back to Talent Search English. हरिओम टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एज वेल. पिछले सेशन में जो 2018 का एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का क्वेश्चन मैं लेकर आया था, उसमें 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए थे जी. यहाँ देख लीजिए, यही था ना. इसमें से 10 क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे और मैं बोला था कि 10 क्वेश्चन जो रह जा रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में मैं डील कर दूंगा. यहाँ तक मैंने डील करा था. अब आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं बेटा. तो 11 में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फेमिनिन ऑफ स्वैन, यानी इस शब्द का आपको फेमिनिन बताना है. क्या करना है? फेमिनिन. फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग. यू हैव टू टेल. तो कुछ शब्दों की जानकारी होनी जरूरी होती है जी. वर्ड स्टॉक अपने पास रखिए, पढ़ना पड़ता है. पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, कुछ कुछ चीज़ों को पढ़िए, ग्रामर को भी रिवाइज करिए. अब आइए तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है स्वाइन. इसका अर्थ होता है पिग. पिग तो आप जानते होंगे, जैसे स्वाइन फ्लू एक बीमारी भी है, सुने होंगे आप. उसी को यहां पर बना दिया है. यहां है निम्फ और फिली, तो इसका अर्थ हो गया पिग. तो जब तक आप इस शब्द का अर्थ नहीं जानोगे तब तक तो खैर चुन ही नहीं सकते हो आप. तो अब आ जाओ, मैं बता दे रहा हूं. यह जो शब्द है, इस शब्द का हिंदी होता है नवजुवक. जुवक आप समझ सकते हो, नवजुवक स्वैन का. तो अब इसका फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, तो नवजुवक का क्या होगा? नवजुवती होगा या जुवती होगा. तो स्वाइन माने पिग, यह एलिमिनेट हो गया, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है. यह भी नहीं होगा. अब बचे दो, निम्फ और फिली. तो फिली का अर्थ होता है गाय जो जन्म देती है बच्चे का, तो उसमें एक बछड़ा होता है, एक बछेड़ी होती है, यानी बछिया जो स्त्रीलिंग में होता है. तो जो बछिया होती है उसको हम लोग फिली कहते हैं. तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया. निम्फ बचा. तो ये तो समझ गए कि जब 3 एलिमिनेट हो गया तो आंसर एक ही होगा, निम्फ. तो निम्फ का अर्थ समझ आइए. निम्फ का अर्थ जुवती या नवजुवती. इज दैट क्लियर? तो जेंडर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वॉइस से, स्पीच से तो क्वेश्चन होना ही होना है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. 12 कह रहा है कि ग्रास का एडजेक्टिव बनाइए. तो आई थिंक दिस वन इज वेरी इजी एंड एवरीवन कैन आंसर इट वेरी इजीली. नथिंग टू वरी अबाउट. इसका आंसर तो सारे दे सकते हैं और अपने से दे सकते हैं, और आंसर दिख भी रहा है कि क्या होगा, सी होगा. इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है. 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. यह कह रहा है चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी निम्नलिखित एक्सप्रेशन का वन वर्ड चुनिए. मीन्स एक शब्द में बताइए कि उसका क्या होगा. और एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स. डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स. फॉरेनर मीन्स विदेशी, यानी विदेशियों को डिसलाइक करने की, नापसंद करने की एक जो भावना होती है जनरली बहुत सारे लोगों में, ये विदेशी है भाई, थोड़ा सा नाक भाव हम लोग स्वीकारते हैं उसके प्रति. तो विदेशियों को जो डिसलाइक करने की भावना होती है उसको वन वर्ड में क्या कहना है, अब आपको चुनना है. तो आपके सामने ऑप्शन है सोलिलोकी, यूलॉजी, जेनोफोबिया, और डी में है एनार्कोनिज्म. तो अब मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं, खुद ही अपने से निकाल लो. सोलिलोकी जो है, इस सोलिलोकी का हिंदी होता है प्रशंसा भाषण या प्रशंसा में कहा गया कथन. माने कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के प्रशंसा में कहा जाने वाला कथन या दिया जाने वाला भाषण. प्रशंसा भाषण भी आप उसको कह सकते हो. ऑलराइट. यूलॉजी है, तो यूलॉजी, यूलॉजी यह बड़ा सुंदर वर्ड है. इसको आप समझो
प्रशंसा को हम लोग लेकर नीचे चले जाते हैं, इसका स्वागत कथन कर लेते हैं जी। स्वागत कथन, चूंकि यहाँ प्रशंसा नीचे आ जाएगा। यह क्या था भाई, बी अचीव्ड। यहाँ देखो सोलिलोक्वी, कलर भी चेंज कर दिया, थोड़ा अच्छा दिखेगा। सोलिलोक्वी का स्वागत कथन या स्वागत भाषण, वही अर्थ है। मैंने कोई व्यक्ति आया है, उसके स्वागत में 2 लाइन बोलना, प्रशंसा के रूप में कुछ कहना। यूलोजी जो है यह होता है प्रशंसा, लेकिन खास करके कौन प्रशंसा, तो वह प्रशंसा जो मरणोपरांत होता है बेटा। क्या कब होता है, मरणोपरांत। यानी कोई व्यक्ति गुजर गया, तो गुजरने के बाद में भी हम लोग जीते जी प्रशंसा करें नहीं करें, मरने के बाद प्रशंसा करते हैं। तो मरने के बाद भी हम लोग प्रशंसा करते हैं। तो मरने के बाद जो प्रशंसा करते हैं वह प्रशंसा हो, वह जो प्रशंसा है वह चाहे व्यक्ति अच्छा हो या व्यक्ति बुरा हो, लेकिन हम लोग प्रशंसा कर देते हैं। तो प्रशंसा कर देते हैं, उसको हम लोग यूलॉजी कहते हैं। अब उसके बगल में एक वर्ड आपको दिख रहा है, जेनोफोबिया। तो जेनोफोबिया, यहां अब एक वर्ड और आया, क्या चीज, जेनोफोबिया है ना, यहां जेनोफोबिया। अब देखो जेनोफोबिया, इसका अर्थ होता है विदेशी द्वेष। द्वेष का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, घृणा, नफरत, नफरत की भावना। एक और वर्ड है एनार्कोनिज्म। एनार्को निजम। इस एनार्कोनिज्म का अर्थ काल दोष होता है। काल गणना त्रुटि भी कहते हैं हम लोग उसको, काल दोष। अच्छा, काल दोष आप उस काल दोष को नहीं समझिएगा, कुंडली वगैरह मिलाने में भी काल दोष कभी कभी हो जाता है, वह काल दोष नहीं है। कभी कभी क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण जो हम निकालते हैं उसके गणना में जो त्रुटि हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनार्कोनिज्म। तो अब तो आपका आंसर हो गया होगा ना, क्या हुआ होगा बोलिए। सोलिलोक्वी होगा नहीं, चूंकि विदेशियों से नफरत करने की भावना है, यानी यह हमारा एलिमिनेट हो गया। यूलॉजी होगा नहीं, क्योंकि तो मरणोपरांत किसी के प्रशंसा में कहा जाने वाला कुछ शब्द है, एलिमिनेट हो गया। जेनोफोबिया होगा आपका आंसर, कोई भी निजम भी नहीं होगा, क्योंकि जेनोफोबिया का भी अर्थ वही है, विदेशी द्वेष, यानी डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। I hope you better understand it. That's why answer is what? Answer is C. Next question is 14 and it is, अब आपको बताना है to be at one's wits end. In fact wits end होता है, तो जब wits end होता है तो यहाँ apostrophe लग जाता है, पता नहीं उसमें क्यों नहीं दिया था। अब इसका आपको मीन्स यानी इसका अर्थ आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, हमारे सामने आ जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हम उससे टोटली अनफैमिलियर होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, जानते ही नहीं, अरे भाई क्या करें, अब बड़ा मुश्किल हो गया। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तो उसको देखो कि कौन कौन से वर्ड्स तुम जान रहे हो। सेंस का भी प्रयोग करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉमन सेंस। आई होप कि यू विल गेट द आंसर। अब जैसे देखते हैं, मान लो कि इसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है कि क्या है, इसका अर्थ आखिर क्या होगा, तो क्या करें, तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं। चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं। अब जैसे इसमें है टू बी माने होना, एट वंस माने किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, विट्स एंड, एंड का अर्थ तो जानते हैं, अंत, समाप्ति। वीट का अर्थ होता है बुद्धि, क्या होता है, बुद्धि। इसका मतलब कि जहां हमारी बुद्धि समाप्त हो जाए।
बुद्धि काम करना एंड कर दे, बंद कर दे कि अब क्या करें। कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहां बुद्धि ही नहीं काम करेंगे, हम हैरान हो गए कि भाई अब क्या करें, बड़ी मुश्किल है। यानी हैरान हो जाना, बुद्धि का काम करना बंद कर देना, टू बी परफ्लेक्स्ड यानी बहुत ही विस्मित हो जाना, हैरान हो जाना। तो अब आओ हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू बी ग्रेटली परप्लेक्स्ड, बी कह रहा है टू मेक वन इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, सी कह रहा है टू अलाउ अ माइंड टू कंटिन्यू, किसी व्यक्ति को अनुमति देना अपना काम जारी रखने के लिए, डी कह रहा है इनलार्ज, इनलार्ज में ना किसी चीज को बड़ा करना। तो आई होप आपका आंसर मिल गया, क्या होगा, टू बी ग्रेटली परप्लेक्स्ड यानी हैरान होना या हैरान। अब आ जाइए डायरेक्शन 15 से 20 के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर उसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सक्सेस कैनॉट डैश विदाउट हार्ड वर्क, सफलता विदाउट हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क के, सब में अचीव लगा है। अचीव माने पाना, प्राप्त करना, यानी इसका सेंस जाना चाहिए कि बिना कठिन काम किए, कठिन परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, यही होना चाहिए। अब देखिए इस सब में अचीव है यानी वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहां जब हम देख रहे हैं इसमें अचीव यह वर्ब 1 हो रहा है, अचीव्ड वर्ब 2 हो रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां बी अचीव्ड और यहां हैव अचीव्ड है डी में। तब डिसाइड करना है कि हम क्या भरें। तो हम वर्ब 1 और V2 यहां नहीं भर सकते हैं, समझिए क्यों, क्योंकि सफलता बिना कठिन काम के प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो सफलता अपने आप को अचीव थोड़ी करेगा जी, सफलता कोई व्यक्ति भी अचीव करेगा ना। तो कौन अचीव करेगा सफलता, कोई व्यक्ति करेगा, और उस व्यक्ति की इसमें चर्चा नहीं है। यानी अचीव करने का डूअर कौन है, इट इज नॉट नोन टू अस इन द सेंटेंस, इट इज नॉट गिवन। सेंटेंस में नहीं पता चल रहा है कि कौन अचीव करेगा सफलता को, कोई ना कोई तो करेगा, लेकिन सफलता खुद को अचीव तो नहीं करेगा ना, कोई व्यक्ति ही करेगा। लेकिन जो करेगा उसको यहां नहीं दिया गया है, यानी डूअर एब्सेंट है। तो जब सेंटेंस में बेटा डूअर नहीं होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा द सेंटेंस गोज इनटू पैसिव वॉइस, वह सेंटेंस किस में चला जाता है, पैसिव वॉइस। और मैं बोला था पिछले सेशन में भी कि इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर खोज लेना, वॉइस के 4 बड़ी सुंदर लेक्चर्स हैं और बड़ा लंबा भी है, कोई एक शायद पहला लेक्चर 1 घंटा से ज़्यादा का है, बड़ी डिटेल मैंने समझाया है वहाँ पर। इन सारी चीज़ों को सब देख लीजिएगा तो बहुत हेल्प हो जाएगा आप लोगों का। तो अब देखिए यानी यह सेंटेंस पैसिव का ही होगा, एक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डूअर ही नहीं है। तो अब देखो यहां कह रहा है अचीव, वर्ब 1, यहां है अचीव्ड V2, याद रखिएगा V1 V5 V2 ये कभी भी पैसिव के सेंटेंस में प्रयोग नहीं होते, ये एक्टिव के सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, और यह सेंटेंस एक्टिव के नेचर का नहीं है। दैट्स वाई हमारा ए भी एलिमिनेट हो गया और बी भी एलिमिनेट हो गया। अब आ जाइए डी भी एलिमिनेट होगा, क्यों, क्योंकि डी कह रहा है हैव अचीव्ड। 2 कारण है, एक तो सक्सेस सिंगुलर है तो हैव उस हिसाब से भी नहीं होगा, और दूसरा हैव अचीव्ड यानी हैव प्लस V3 है, तो ये भी याद रखिए हैव, हैज, हैड प्लस V3 एक्टिव का फॉर्मूला है। वो पैसिव में तब होता है जब हम बीच में बीन लगाते हैं। लेकिन अब यहां आइए सी आंसर होगा, तो आप समझ गए, चूंकि जब 3 को छांटी दिए तो सी ही बचा ना। लेकिन क्यों हुआ इसको समझिए, रीजन समझिए। यहां कह रहा है बी अचीव्ड, यहां है कैन, तो याद रखिएगा शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह जो मॉडल वर्ब होते हैं उनके बाद जब हम वर्ब 1 लगाते हैं तो एक्टिव का स्ट्रक्चर बनता है, और उनके साथ जब बी प्लस V3 करते हैं
तब वह स्ट्रक्चर बन जाता है पैसिव वॉइस का। यह मैंने वॉइस में समझा रखा है और वह इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में है भी, आप देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ कैन तो है ना बेटा, नोट से कोई लेना नहीं है, नोट तो है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो लेकिन यहाँ सेंटेंस चूंकि निगेटिव में जा रहा है इसलिए नोट लगाए, तो कैन तो है। अब कैन के साथ यहाँ बी भी है और अचीव्ड V3 है, यानी कैन बी अचीव्ड, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3, द सेंटेंस गोज इनटू पैसिव। आंसर क्या होगा? सी। आई होप कि खूब अच्छे से इसको समझ गए होंगे आप। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखते भी जाइए, लिख कर एक बना लीजिएगा ना आप लोग, फिर तो कभी भी देखिएगा समझ में आ जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं उन लोगों को थोड़ी ना बता रहा हूं जो पहले से जानते हैं। जो जानते हैं उनका भी कर्तव्य है कि बांटते रहें, थोड़ा थोड़ा किसी किसी को बताते रहें। मैं उनको लिए एक्सप्रेस इन चीज़ों को कर रहा हूं जिनको थोड़े हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए मैं यदि कह रहा हूं कि आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो वे जो जानते हैं वो नाराज मुझसे नहीं हो कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं जिनको थोड़े हेल्प की ज़रूरत है। आप भी कर दो, कुछ मैं भी कर दे रहा हूं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां है क्वेश्चन नंबर 16, प्रेम से समझिएगा। 16 देखिए, कह रहा है डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, कुछ भी वादा नहीं करिए, डैश यू आर 100% श्योर ऑफ इट। यानी तब तक किसी चीज का वादा नहीं करिए जब तक उसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो जाते। तो अब देखिए इसमें खैर एज दो तो छंट ही जाएगा, वो आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इसका यद्यपि हो जाता है एज इफ, ऐसा जैसा कि आप मानो कि हो जाता है। नहीं सॉरी, अरे 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 यहाँ नहीं, मैं 16 नंबर क्वेश्चन को ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। तो 16 नंबर क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 16 में मुझे जाना चाहिए। कोई बात नहीं। यहां फिर से थोड़ा सा टीचर है या एज इफ, यह एज इफ है। 16 को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इधर आ गया, नीचे आ गया। 16 में देखता हूं। हाँ, तो यहां 16 में जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ए भी है, ए में अनलेस है, बी में अनटिल है, वाइल मीन्स जब या जबकि, वो नहीं होगा, आप ऐसे भी समझ गए होंगे। सी एलिमिनेट हो गया। डी कह रहा इफ, अगर मगर यदि, ई भी नहीं होगा। आप सी और डी को छांट लो तो बचा ए और बी। बड़ा सुंदर चीज है, इसको समझो। अनलेस अनटिल दोनों कभी कभी एक साथ भी आता है। दोनों में फर्क ये होता है कि अनलेस इफ नॉट, जब तक नहीं तब तक नहीं के अर्थ में जाता है, यानी वह कंडीशन को बतलाता है। अंडरस्टैंड? अनटिल भी कभी कभी तक के अर्थ में जाता है, कभी कभी वो भी कंडीशन लगेगा कि कंडीशन ही बता रहा है, लेकिन वह खास करके कुछ ऐसे चीज को बताता है जिसमें बिफोर का अर्थ छुपा हो। किसका अर्थ छुपा हुआ हो? बिफोर का। तो आप सेंटेंस को देखो क्या कह रहा है, आनंद भी आएगा समझने में। डोंट प्रॉमिस एनीथिंग अनटिल यू आर 100% श्योर ऑफ इट, यानी 100% श्योर होने के पहले किसी से कुछ भी वादा नहीं करिए। इज दैट क्लियर? अनलेस वह इफ नॉट यानी कंडीशन को बतलाता है, यदि नहीं तो ऐसा, यदि नहीं तो ऐसा, इस तरह से बताता है। तो खैर ऐसे भी यहां डोंट निगेटिव पहले से है भी, तो हमारा आंसर क्या होगा? फिलहाल अनटिल होगा, ना कि अनलेस होगा। इस अनटिल और अनलेस में सावधानी रखिएगा, प्रीपोजिशन का ही चीज है। कभी कभी अनटिल कंजंक्शन के रूप में भी प्रयोग हो जाता है। तो प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में जो लोग मुझसे पढ़े होंगे उनको तो बड़ा डिटेल मैंने समझाया था जी, विजुअलाइज करके पढ़ाया था। फिर से एक प्रयास किया समझाने का। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार करा, डैश ही वर वरीड फॉर अस, उसने व्यवहार किया करा
डैश ही वर वरीड फॉर अस। इसका आप हिंदी निकालोगे तो ऐसे निकलेगा कि उसने ऐसे व्यवहार करा जैसे वह हम लोगों के लिए चिंतित हो। यानी चिंतित इनफैक्ट था नहीं, व्यवहार ऐसे करा जैसे कि वह चिंतित हो। अंडरस्टैंड? तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है जनरली उसको अनफुलफिल्ड कंडीशन, डिजायर, विश वगैरह में हम लोग लेकर चले जाते हैं। जैसे एक चीज आप सुने होंगे, काश मैं राजा होता, इफ आई वर ए किंग। काश वह रानी होती, इफ सी वर ए क्वीन। तो जब शुरू में आ जाता है काश, यदि, तो हम लोग इफ लगा देते हैं, आई विश भी लगा सकते हैं, वी विश भी लगा सकते हैं। लेकिन जब बीच में इस तरह का कंडीशन है ऐसे जैसे कि, तब क्या कर देते हैं, एज इफ लगाते हैं। जैसे वह ऐसे बोल रहा था जैसे पागल हो, वह ऐसे, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे पागल हो, वह ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वह पागल हो। यानी पागल है नहीं, पागल था नहीं, लेकिन बात करने का ढंग ऐसा था जैसा कि वह पागल हो। ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही वर मैड। इज दैट क्लियर? तो इस तरह का सिचुएशन आए जिसमें देखो यहां पर वर ही लगाना होता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। जैसे यहां देखो क्या है, सब्जेक्ट ही है लेकिन यूज किसका किया गया है, वर्क। काश मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, भले ही सब्जेक्ट आई है, इट डजंट मैटर। तो अब तो आप समझ गए, ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, एज दो मैंने यद्यपि होता है, हमारा आंसर क्या होगा, एज इफ। यानी ही बिहेव्ड, उसने ऐसा व्यवहार किया, एज इफ ही वर वरीड फॉर अस, जैसे वह हम लोगों के लिए चिंतित हो। नेक्स्ट में आ जाते हैं 18, ये तो हो गया ना। 18 में आते हैं, यू सीम टू बी डैश टू बी अ टीचर। यू सीम टू बी डैश टू बी अ टीचर। अब यहां कंफ्यूज नहीं हुई है कि यहां भी टू है और टू बी है और यहां भी टू बी है। एक टू बी के बाद वर्ब आता है भी3 के, और एक टू बी के बाद भी3 भी आ सकता है, टू बी के बाद नाउन भी आ सकता है। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। वो अच्छा नागरिक बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी अ गुड सिटीजन। तो वहां पर सिटीजन या डॉक्टर नाउन हो रहा है। अंडरस्टैंड? दिस रोड इज टू बी रिपेयर्ड सुन। इस सड़क का शीघ्र ही मरम्मत किया जाने वाला है, तो वहां पर रिपेयर्ड भी3 आ रहा है। तो टू बी के बाद भी3 भी आता है, नाउन भी आता है, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं हुई है। यहां जो डैश दिया है सिम के बाद टू बी, यहां पर भी वर्ब देखिए हर जगह कट 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 कट, यहां भी कट है, CUT हर जगह है, यानी वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन यह जो वर्ब है कट 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 कट, जो जहां हर तरफ आप देख रहे हैं, इसके साथ कुछ कुछ प्रीपोजिशन लगा है जी, और यह फ्रेजल वर्ब के रूप में चला गया, इडियम्स के रूप में भी आप इसको मान ले सकते हो। तो आपको समझना होगा बेटा कि क्या भरें हम अब। तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, हम समझ जाएंगे। कट ऑफ, पहला कह रहा है कट ऑफ, यहां टीचर बनने की बात हो रही है, तो कट ऑफ, कट ऑफ का अर्थ समझ रहे होंगे आप। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें सुनते होंगे क्या कट ऑफ है किसका, यानी अंतिम सीमा जहां से वो एक निर्धारण किया जाता है। तो कट ऑफ तो नहीं होगा जी, क्योंकि वहां तो टीचर बनने की बात है, कुछ और भी बात होगी। थोड़ा सा देखते हैं, कट डाउन। कट डाउन का अर्थ कम करना भी होता है, कट डाउन कम करना भी होता है, और किसी चीज को काट कर गिराना भी होता है, कट डाउन। जैसे किसी का बड़ा खर्चा है, 10,000 इनकम है, वो 15,000 खर्चा कर दे रहा है कर्जा वगैरह लेके, तो हम लोग सलाह देते हैं कि यार थोड़ा अपने खर्चे को कट डाउन करो यार, हैं, यानी थोड़ा कम करो। तो कम करने के अर्थ में है, वो भी होता है, किसी चीज को काट कर गिराने के अर्थ में भी होता है। तो फिलहाल हम समझ गए कि यहाँ कट डाउन भी नहीं होगा। कट थ्रू, से होकर, इसका मैं हिंदी लिख दे रहा हूं जी। कट थ्रू का अर्थ होता है से होकर जाना, से होकर जाना। कट आउट, इसका अर्थ लिख दे रहा हूं, अब खुद ही आप फैसला कर लो, डिसाइड कर लो कि आंसर क्या होगा। कट आउट का अर्थ होता है उत्तराधिकार से वंचित करना, उत्तराधिकार से
वंचित करना। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, से होकर जाने की तो बात ही नहीं है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी यू सिम टू बी कट आउट टू बी अ टीचर, यानी शिक्षक बनने का आपका जो अधिकार है, लगता है कि उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा या आप वंचित हो जाएंगे। यह हमारा आंसर होगा। अब आ जाओ 19 में देखते हैं, सी डैश यूज्ड टू गेट लेट ऑन संडे। यूज्ड टू यानी आदत, अंडरस्टैंड। तो सी डैश यूज्ड टू गेट लेट ऑन संडे, यानी वह संडे को हमेशा लेट हो जाया करती थी। वैसे भी यूज्ड टू यानी हैबिट हो गया। तो एलवेज हमें एलवेज ही तो बताएगा ना हैबिट को। एलवेज में हमेशा तुम यू एलवेज टेल लाइक, यू एलवेज कम लेट। यहां भी तो लेट आने की ही बात हो रही है, तो ये तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ 20 में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खूब ध्यान से समझिएगा। लेट योर सन डैश द फैक्ट्री। यहां लेट लगा है बेटा, क्या लगा है, लेट। इसमें जो भी काम करेगा उस काम करने का डूअर है योर सन, यानी आपका बेटा। सेंटेंस एक्टिव का है। खैर ध्यान में रखिएगा कि लेट के प्लस डायरेक्ट यदि कोई वर्ब रखना हो तो वह क्या रखेंगे, वर्ब वन रखेंगे। लेट के तुरंत बाद कभी भी डायरेक्ट रूप में हम V2 या V3 या V4 डायरेक्ट या V5 का हम प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए इसमें से यदि V3 वगैरह आ रहा है या दूसरा कुछ आ रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, सेंटेंस पैसिव का होगा या कुछ और बात होगी। डायरेक्ट कभी भी लेट के बाद सीधा सीधा क्या करना है, V1 का यूज करना है। अच्छा, आप इस पर तो बहुत सारा सेंटेंस आप लोग बनाए भी होंगे। मुझे यहां बैठने दीजिए ना, लेट मी सिट हियर, वर्ब वन लगा ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताऊं, लेट मी टेल यू वन थिंग। टेल वर्ब वन आ रहा है ना, उसे गीत गाने दो, लेट हिम या लेट हर सिंग ए सॉन्ग। इज दैट क्लियर? तो लेट लगा तो अब सीधे, अब देखिए यहां पर मैनेज्ड V2 हो गया, छांटिए इसको, एलिमिनेट करिए। बी मैनेज्ड, इस सेंटेंस एक्टिव का है जी, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पर मैनेज करना क्रिया है और मैनेज करने वाला कौन है, कहा जा रहा है कि आप अपने बेटे को फैक्ट्री मैनेज करने दीजिए। तो मैनेज कौन करेगा, बेटा करेगा, यानी डूअर हो गया। तो डूअर हो गया, एक्टिव में रहता है, तो मैनेज V2 नहीं होगा, एलिमिनेट, डी भी एलिमिनेट। हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक चीज है, देखो टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है, ऑफलाइन भी बैच चल रहा है और टैलेंट सर्च में पढ़े हुए बहुत सारे लड़के हैं जिनको पता है कि मैं पूरा टाइम देता हूं लड़कों को, ऑफलाइन तो टाइम देना भी पड़ेगा। तो इसलिए इसमें मैंने आपसे एक प्रॉमिस कर रखा है कि 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर फोर्स का मैं यूट्यूब पर बनवा दूंगा और उतना पर्याप्त है आपको एग्जाम फेस करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं चाहूँगा कि लिख भी लीजिएगा। फिर लिखने की बात पर मैं ध्यान दीजिए, दोहरा रहा हूँ, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जो जानते हैं, जिनको थोड़े हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनको कह रहा हूँ कि लिख लीजिएगा ताकि बाद में रिवीजन भी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये उनको कह रहा हूँ जिनको हेल्प की आवश्यकता है। तो 20 तो हो गया, अब 80 क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट करिएगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं सेशन लेकर आप लोगों के लिए आते रहूँगा। बाय द वे, अब मैं ऐसा करता हूँ सारे आप अच्छे होंगे। राधे राधे, थैंक यू वेरी मच।